हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है ईरान और इजराइल के बीच चलने वाला युद्ध। आखिर ये युद्ध कैसे हो रहा है और इस युद्ध के पीछे क्या कारण रहे हैं। आखिर जब ईरान और इजराइल दोनों इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो कि पहले एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कैसे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर ईरान और इजराइल के बीच होने वाले इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ेगा, और आखिर इस युद्ध के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व पर क्या-क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग ईरान और इजराइल के बीच होने वाले इस युद्ध के घटनाक्रम को, क्या इसके कारण हैं और आखिर इसका क्या परिणाम निकलेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है उड़ान एकेडमी इंदुपुरी पर, जिसका कोटेशन ही है कि प्रयास हमारा और सफलता आपकी। उड़ान एकेडमी की टीम जो है वो लगातार आप लोगों को जो है करंट के मुद्दों पर और नए नए जो भी टॉपिक हैं उन पर आप लोगों से चर्चा करती रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस समय जो है भारत में जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं आपकी लाइफ के लिए, जो इम्पोर्टेंट रखते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, जिसमें कि आपको एक उचित, आपका भविष्य, आपका एक उज्जवल भविष्य बन सके, और इसी के हम कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीम है जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन करती रहेगी। ठीक, चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं। ईरान और इसराइल का आखिर मुद्दा क्या है। देखिए, ईरान और इजराइल के मुद्दे की अगर हम बात करें तो ईरान और इजराइल की पहले लोकेशन देखते हैं। देखिए, लोकेशन देखेंगे तो ईरान और इजराइल के मुकाबले देखें तो ईरान एक बहुत बड़ा देश है, जबकि ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। दूसरी तरफ इजराइल, ये जो भाग दिख रहा है ये इजराइल का है, और इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। इजराइल जो है वो चारों ओर से अरब कंट्रियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मिस्र यानी कि इजिप्ट है, ठीक है, यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ पर जॉर्डन है, ठीक, यहाँ पर सीरिया है और सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, है ना। इसके अलावा जो जॉर्डन है उसकी कैपिटल अम्मान है। लेबनान जो है उसकी कैपिटल जो है वो बैरूत है। यानी देखा जाए तो नॉर्थ में जो है लेबनान और सीरिया से, साउथ में देखा जाए तो वो जॉर्डन और मिस्र से घिरा हुआ है। यानी कि इजराइल जो है वो बेसिकली चारों तरफ से जो है वो एक घिरी हुई कंट्री है, लेकिन इसने तब भी इस पूरे एरिया को इस तरीके से डिस्टर्ब करके रखा है कि सारे देश जो हैं वो इस समय इजराइल के विरोधी हो चुके हैं। और इजराइल ने आखिर इस तरीके से कैसे अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, कैसे इजराइल एक देश बना, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो इस समय इजराइल की जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये इजराइल जो है, ये वाइट वाइट जो पोर्शन है ये इजराइल का है। इजराइल में लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन और यहाँ पर इजिप्ट, जिससे गाजा का इलाका इजराइल ने छीना है, ये सारे इलाके जो हैं वो इजराइल के आसपास हैं। दूसरी तरफ ईरान यहाँ पर स्थित है, और ईरान से इजराइल की जो दूरी है वो लगभग 2100 किलोमीटर है। यानी इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध होगा, इस युद्ध में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए इजराइल और ईरान के बीच में या तो खुफिया लड़ाई होगी, या फिर ये लोग अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा, जिसमें मोसाद वगैरह है, इनके द्वारा जो है वो एक दूसरे के जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनकी हत्या करेंगे, या फिर ये बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा एक दूसरे पर हमला करेंगे, क्योंकि इनकी दूरी जो है वो आपस में जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे देश हैं जो कि कुछ इजराइल के पक्ष में और कुछ ईरान के पक्ष में हैं, जो कि इस तरीके से युद्ध को होने नहीं देंगे। अगर हम देखें तो इस समय इजराइल की कंडीशन क्या है, तो आप ये इजराइल को देख सकते हैं। इजराइल अगर जो एक देश है, बेसिकली ये कैसे बना, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल कब बना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ ये कि आर्थर जेम्स, जो ब्रिटेन के एक प्रधान जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक योजना लागू की थी। उस योजना का नाम था बोलफोर योजना। बोल्फोर योजना जो थी, उस योजना के तहत ये कहा गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो है वो ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था, और जर्मनी में मुख्य रूप से जो एक वर्ग रहा करता था जिसका नाम था यहूदी। यहूदी जो कि बेसिकली जेरूसलम के ही जो एरिया है वहीं पर रहने वाली एक पुरानी जाति थी, जो कि एक लंबे समय से जेरूसलम में रह रही थी। लेकिन बाद में समय के साथ साथ यहूदी जो हैं वो यूरोप में बस गए थे, क्योंकि यहाँ पर ओटोमन एम्पायर यानी तुर्की एम्पायर का प्रभाव जमने लगा था, जिसकी वजह से यहूदियों को जो है
जर्मनी में जाकर बसना पड़ा। लेकिन बोल्फोर योजना के तहत एक घोषणा की गई, जिसके तहत ब्रिटेन ने यहूदियों को कहा कि यदि वो जर्मनी के सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा और जर्मनी में रहते हुए अगर वो जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध में साथ नहीं देगा, तो यहूदियों को वो एक अलग देश में बसाएंगे। और इस तरह ब्रिटेन ने यहूदियों को एक नए देश में बसाने के लिए एक योजना, एक प्लान तैयार किया था, जिसका नाम था बॉल्फोर योजना। ये बॉल्फोर योजना 1917 में आई और इस योजना के तहत जो ये इलाका था, इस इलाके में फिलिस्तीन लोग रहा करते थे और इसी में जेरूसलम भी हुआ करता था। इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई कि इजराइलियों को इसमें बसा दिया जाएगा, यानी कि यहूदियों को इसमें बसा दिया जाएगा और इस तरह यहूदियों का भी एक देश होगा जिसे इजराइल के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जेरूसलम यहाँ पे था, इसलिए यही जगह चुनी गई कि इजराइलियों को यहीं पर बसाया जाएगा। आखिर क्यों बसाया गया इजराइलियों को यहाँ पर? जेरूसलम की वजह से बसाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये बोल्फोर घोषणा कर दी गई तो बोल्फोर घोषणा करने के बाद यहूदियों को ये लगने लगा कि चलो हमारा एक देश बनने वाला है। इसलिए यहूदी जो हैं वो धीरे धीरे या तो समुद्र के रास्ते या फिर वो धीरे धीरे स्थल के रास्ते यानी लैंड के रास्ते जो है वो इस एरिया में आने लगे और एरिया में आकर उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियां अपनी यहां पर बसाना चालू कर दी। और छोटी छोटी कॉलोनियां बसाते हुए यहां पर इजराइल, जो उस समय फिलिस्तीनियों की संख्या के मुकाबले बहुत ही कम थे, वो आकर यहां पर बसने लगे। धीरे धीरे यहां पर यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी और यहूदियों की संख्या बढ़ते बढ़ते फिलिस्तीनियों के साथ उनका मुकाबला होने लगा और आगे चलकर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में एक तानाशाही हुआ जिसका नाम था हिटलर। और हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार करना चालू किए, जिसके तहत लाखों जो है यहूदियों को मारा गया, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पराजित हो गया था। और जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पराजित हुआ तो उसने अपने पराजय के कारणों को जानना चाहा। जब उसने ये जाना कि यहूदियों ने जर्मनी में रहकर ही जर्मनी की सहायता नहीं की है, तो हिटलर इस बात से और जर्मन नेता होने के नाते जर्मनी आम जनता को उसके मन में ये डाल दिया कि यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन है, जिन्होंने उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हराया और इतनी बुरी तरीके से जर्मनी की हालत कर दी कि जर्मनी को कई भागों में बांट दिया गया। जर्मनी के कोयला क्षेत्र जो हैं वो ले लिए गए, जिसकी वजह से जर्मनी जनसंख्या भी बढ़ गई थी और जर्मनी जो है वो इस तरीके से टूट चुका था। लेकिन जर्मनी ने यहूदियों की हत्या करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से यहूदी लोग जो हैं वो वापस जो है इस एरिया में आकर बसने लगे। जब इस एरिया में आकर बसने लगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने के बाद 14 मई 1948 को यहां का एक प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था गुरियन। और गुरियन ने यह घोषणा कर दी 14 मई 1948 को कि इजराइल जो है वो एक देश होगा। और इस तरह जो ये फिलिस्तीन वाला इलाका था यहीं पर इजराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया और इस तरह इजराइल एक देश के रूप में 1948 में आ गया। जब ये 1948 में आ गया तो इस समय हुआ ये कि जब इसकी स्थापना कर दी गई इजराइल की, पर इजराइल जो है वो एक छोटा सा देश था और इजराइल की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी और इजराइल को ये जरूरी था कि इजराइल जो है वो अपना एरिया बढ़ाए। और एरिया बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग कौन है। तो भैया इजराइल ने सबसे पहले अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखा। तो भैया उत्तर में उसे कौन दिखा? लेबनान दिखा। यहां पर कौन था? सीरिया था। यहां कौन था? जॉर्डन था। और इधर कौन था? इजिप्ट। अब क्या किया कि इस समय इजराइल ने इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए और इन क्षेत्रों को मिलाने के लिए उसने जो है अपना एरिया बढ़ाना चालू किया और एक वॉर लड़ा गया इजराइल के साथ, क्योंकि 1948 में जब इजराइल ये देश बनेगा तो बाकी ये भी जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 1948 में सबने इसका विरोध किया कि भैया इजराइल को आप देश कैसे मान्यता दे सकते हैं। लेकिन 1948 में इजराइल को मान्यता दे दी गई और इस तरह इजराइल एक देश बन गया, लेकिन बाकी देशों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी तरफ 1967 में एक 6 दिवसीय युद्ध लड़ा गया, यानी कि 6 दिन का एक युद्ध लड़ा गया। और इस 6 दिन के युद्ध में 1967 में इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन इन सभी ने यह तय किया कि इजराइल में बसे हुए यहूदियों को यानी इस देश को समाप्त कर दिया जाए और इस तरह इजराइल में वापस से फिलिस्तीनियों को बसा दिया जाए, मुसलमानों को बसा दिया जाए और इजराइल का वजूद जो है वो खत्म कर दिया जाए। ठीक है भैया, खत्म कर दो। और इन सभी ने युद्ध कर दिया किस पर? इजराइल पर। लेकिन इजराइल 1967 तक आते आते यूएसए के सपोर्ट से एक ताकतवर देश बन चुका था। उसके पास आधुनिक हथियार आ चुके थे और उन्होंने अपनी एक सेना गठित कर ली थी जिसका नाम था आयरन वॉर।
क्या नाम था उसका? आयरन वॉल। तो आयरन वॉल नाम से इन्होंने अपनी एक मिलिट्री खड़ी कर ली थी और इस तरह एक मिलिट्री जो है वो पावरफुल हो गई थी। अब हुआ क्या है कि मिस्र ने जैसे ही 1967 में इस पर अटैक किया, तो जैसे ही उसने अटैक किया, इजिप्ट के साथ इसराइल का वॉर चालू हो गया और इसराइल को बहुत पीट-पीट के जो है इजिप्ट के लोगों को उसने पराजित कर दिया और इजिप्ट से 1967 में उसने एक एरिया छीन लिया जिसका नाम आज हम गाजा पट्टी के रूप में जानते हैं और इस तरह इजिप्ट से गाजा पट्टी का एरिया इसराइल के कब्जे में आ गया। दूसरी तरफ लेबनान भी भैया उछल रहा था और लेबनान ने भी भैया इसराइल पर अटैक कर दिया और लेबनान ने जब अटैक करा तो इसराइल ने लेबनान को भी पराजित कर दिया। दूसरी तरफ सीरिया भी अटैक कर रहा था और सीरिया से भी उसने गोलन हाइट्स वाला ये एरिया जीत लिया और इस तरह गोलन हाइट्स पर भी कब्जा हो गया इसराइल का। दूसरी तरफ जॉर्डन ने भी हमला कर दिया और जॉर्डन से उसने वेस्ट बैंक वाला इलाका छीन लिया और इस तरह वेस्ट बैंक में ही जेरूसलम आता है और इस तरह जेरूसलम पर भी किसका अधिकार हो गया? इजराइल का अधिकार हो गया। अब जो बचे कुचे फिलिस्तीन थे, ये फिलिस्तीन आकर बस गए रमल्ला में और इस तरह फिलिस्तीनियों की संख्या जो है वो रमल्ला में हो गई और इस तरह पूरी तरीके से इजराइल में यहूदियों को जो है वो एरिया मिल गया और सभी को हराकर सीरिया से गोल्डन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्टर्न बैंक और इजिप्ट से गाजा पट्टी पर अधिकार करके ये सभी एरियो को इसराइल ने कब्जे में ले लिया। जेरूसलम की अगर बात की जाए तो जेरूसलम बेसिकली एक धार्मिक नगरी है और जेरूसलम पर सभी धर्मों ने अपना अपना वजूद जो है वो जोड़ने की कोशिश की है। जेरूसलम की बात की जाए तो 1948 में जब इसराइल कंट्री बना तो कंट्री बनने के बाद जेरूसलम को दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग था पश्चिमी जेरूसलम और एक था पूर्वी जेरूसलम। पश्चिमी जेरूसलम जो था ये इसराइल के कब्जे में रहेगा, यानी कि इसराइल के हाथों में रहेगा। इसराइल जो है इस पर कब्जा करेगा और पूर्वी जो जेरूसलम है वो जॉर्डन के कब्जे में रहेगा और इस तरह जेरूसलम के पश्चिमी जेरूसलम को इसराइल ने अपनी कैपिटल घोषित कर दिया। लेकिन 1967 में होने वाले वार की वजह से जो इसराइल था उसने जॉर्डन के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा और जॉर्डन को पराजित करके उसने पूर्वी जो जेरूसलम है इस पूर्वी जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह पश्चिमी और पूर्वी जेरूसलम दोनों जेरूसलम जो हैं वो अब किसके पास आ गए? इसराइल के पास आ गए। आगे चलकर 1994 में मिस्र 1994 में इसराइल और जॉर्डन के बीच एक शांति समझौता हुआ जिसके तहत पूर्वी जेरूसलम का इलाका जो है वो इसराइल के अधिकार क्षेत्र में माना गया और 2004 में एक संधि हुई जिसका नाम था ओस्लो और ओस्लो संधि के तहत पूर्वी जेरूसलम जो है वो पूरी तरीके से इसराइल के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया और इस तरह इसराइल ने धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अब ये एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्टैब्लिश्ड हो गया। अब बात ये आती है कि जेरूसलम पर अधिकार कर लेने के बाद वेस्ट बैंक से जो है एरिया कब्जा कर लिया, जॉर्डन से, सीरिया से गोल्डन हाइट्स ले लिया और गाजा से जो है इसराइल से मिस्र से ले लिया। अब जब इनसे लिया गया तो सभी लोग इसका विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो विरोध करने के कारण यहां पर एक ऐसा संगठन जन्म ले लेगा जो कि इसराइल का विरोध करेगा। इजिप्ट और फिलिस्तीनियों ने मिलाकर यहां पर एक आतंकवादी संगठन खड़ा कर दिया जिसका नाम था हमास और हमास का गठन हुआ 1967 में और इस 1967 में हमास का गठन किया गया और हमास का गठन करने के साथ ही हमास जो है वो प्रॉपर तरीके से पावरफुल होने लगा और पावरफुल होते हुए 1987 में हमास जो है वो अपने वास्तविक स्थिति में आ गया। अब हमास जो है उसका मोटिव ये था कि इसराइल में जो फिलिस्तीनियों का एरिया है वो वापस छीना जाए और यहूदियों को यहां से भगाया जाए और इस तरह हमास जो है वो 1987 में इसराइल के रूप में यानी इसराइल का विरोध करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से एक संगठन बन गया। दूसरी तरफ लेबनान में भी एक संगठन खड़ा हो गया जिसका नाम था हुजबुल्ला और हुजबुल्ला भी एक संगठन खड़ा हो गया जो कि 1982 में अस्तित्व में आया और 1984 में इसने प्रॉपर तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश कर दिया और हुजबुल्ला लेबनान की तरफ से इसका विरोधी बन गया। दूसरी तरफ रेड सी में यमन में भी एक संगठन खड़ा हो गया जिसका नाम था हूती। हूती बेसिकली एक लड़ाकू जाति है जो मुख्य रूप से रेड सी को कंट्रोल करती है, जो यमन में ही जो है इसका अस्तित्व हुआ। इजिप्ट में भी एक संगठन खड़ा हो गया जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड्स और इस तरह मुस्लिम ब्रदरहुड्स भी जो है
वो 1928 में पहले अस्तित्व में आ चुका था। यानी हमास 1987 में, हिजबुल्लाह 1984 में, यमन हूती का जो आतंकवादी संगठन है ये 1990 में, और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो 1928 में अस्तित्व में आ गया। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इजराइल के विरोध में कई संगठन खड़े हो गए, कई उसके दुश्मन खड़े हो गए, और इस तरह इजराइल जो है वो अपनी सभी दुश्मनों से गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान जो है वो भी एक देश है यहाँ पर, और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होने का मेन कारण जो है वो ईरान के द्वारा परमाणु हथियार है उसको बनाया जाना है। और इजराइल हमेशा ईरान को इस शक की नजर से देखता है कि वो परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है, लेकिन ईरान हमेशा शांतिपूर्ण रूप से ही कहता है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि कोई भी ऐसा देश जो मिडिल एशियन कंट्री में है वो जो है मुख्य रूप से परमाणु हथियारों से लेस ना हो जाए, क्योंकि अगर वो परमाणु हथियारों से लेस हो जाएगा तो इसकी वजह से वो एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा और फिर इजराइल के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ईरान और इजराइल वॉर चालू हो गया, और ईरान और इजराइल वॉर चालू हो जाने के बाद यूएसए भी इस युद्ध में कूद गया, और वर्तमान में 11 दिन हो चुके हैं अभी तक इस युद्ध को लड़ते हुए, और यमन ने कतर पर भी अब हमला करते हुए यूएस के आर्मी बेस को ठिकाना बनाया है। तो इस तरीके से हमने इजराइल के संगठन और इजराइल कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में हमने बात की। हम आगे देखते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है, और इस पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। ईरान इजराइल वॉर की बात की जाए तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ ईरान का एक सुप्रीम लीडर है जिसका नाम है अयातुल्ला अली खामनेई, जो कि यहाँ का एक सुप्रीम कमांडर है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कमांडर को, ठीक है। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो बीच बीच में हमेशा आकर अपने आप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते रहते हैं कि नोबेल पुरस्कार दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो। भारत पाकिस्तान के बीच जब पहलगाम अटैक को लेकर हुआ था तब भी बीच में उन्होंने टांग अड़ा दी थी, अब भी बीच में टांग अड़ा दी, ठीक है। तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दो और बोलो शांति से बैठ जाए भैया ये। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के रिश्तों का अगर हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास क्या है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, 14 मई 1948 में इजराइल स्टेब्लिश हो गया, और इसके पहले प्रधानमंत्री बनाए गए गुरियन। गुरियन इसके पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इजराइल जो है वो एक शांति प्रिय देश रहेगा और बीसी के मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेगा, और कोई भी उनके मामले में भी इंटरफेयर ना करे। और इस तरह गुरियन घोषणा पत्र के द्वारा इजराइल के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए ट्रूमैन, और ट्रूमैन ने भी इजराइल को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी, और इस तरह ट्रूमैन के द्वारा मान्यता दे देने के कारण भैया अमेरिका और इजराइल दोनों भैया बन गए क्या, मित्र। 1948 तक आते आते इजराइल के गठन के बाद मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, इन सभी पड़ोसियों ने कहा कि भैया यार जबरदस्ती का देश क्यों थोप दिया हमारे ऊपर यार, इजराइल भाई अच्छे भले तो हम लोग रह रहे थे यार, बीच में आकर तुम यार कोई भी वचन दे दोगे हैं। बोलफोर योजना के तहत तुमने बोल दिया भैया यहाँ पर इसराइल एक देश बनाया जाएगा, यहूदियों को बसाया जाएगा, भैया हम तो पहले से ही बसे हुए हैं। और इस तरह जो है उन्होंने इसको चुनौती देना चालू करी कि भैया हमें जबरदस्ती यार एक नया देश मत दो, विवाद हो जाएगा। और इस तरह इजराइल के गठन के बाद मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। अब हाल के वर्षों में कई अरब राज्यों ने अपना रुख जो है वो धीरे धीरे इजराइल के इस तेवर को देखते हुए नरम कर लिया और कहा कि भैया कौन उलझा है यार इजराइल से, देखो जब देखो बम फोड़ता रहता है, अपने आयरन डोम बनाता रहता है और जबरदस्ती मिसाइलें फोड़ता रहता है। तो भैया इजराइल के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और अपनी स्थिति भी सामान्य कर ली। 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दे दी, और इसके बाद ईरान जो कि इजराइल का अभी कट्टर दुश्मन बना हुआ है, इसने भी इजराइल को मान्यता दे दी। इस तरह अरब में दूसरी कंट्री हुई ईरान, जिसने कि इजराइल को मान्यता दे दी। किसके बाद? टर्की के बाद। और इस तरह देखा जाए तो भैया ईरान और इजराइल दोनों मित्र बन गए, टेंशन खत्म, दोनों जय और वीरू की जोड़ी बन गई। जय और वीरू की जोड़ी बन गई ईरान और इजराइल के बीच में, और इस तरह ईरान और इजराइल जो है खुशी खुशी जो है वो भैया आम के पेड़ से जो है कच्ची केरी तोड़ने लगे। अब हुआ ये कि भैया ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ उसमें तुर्की के बाद ईरान जो है वो इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया। 1953 में ईरान में एक राजशाही वंश हुआ करता था जिसका नाम था पहलवी वंश, और उसका राजा हुआ करता था मोहम्मद रजा शाह, जिसकी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूएसए के साथ घनिष्ठता थी। और इस तरह यूएसए से घनिष्ठता होने के कारण ईरान और इजराइल के बीच भी एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए, और दोनों आर्थिक, सैन्य और अन्य क्षेत्रों के आदान प्रदान
करने लगे और खुशी-खुशी दोनों भाई रहने लगे। ईरान से इज़राइल को तेल दिया जाता, जिसकी वजह से इज़राइल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता। बदले में ईरान को आधुनिक हथियार दे देता कौन? इज़राइल। तो ईरान भी खुश हो जाता, भैया हमें बम दे दिए, रस्सी बम, सुतली बम पकड़ा दिए और बदले में हमने तेल दे दिया। घटना तब हुई 1980 में जब ईरान के एक शासक हुआ जिसका नाम था सद्दाम हुसैन और 1980 में उसने ईरान के तेल क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए ईरान पर अटैक कर दिया। ये सद्दाम हुसैन भैया हैं ये, ठीक है, जिन्हें जनता ने बीच सड़क पे फांसी पे चढ़ा दिया था और ईरान के तेल क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, जिससे इजराइल ने ईरान को हथियार दिए और उसे अन्य कई सामग्रियां देकर उसकी मदद करना चालू की, जिससे वो इराक के विरुद्ध खड़ा हो सके और इजराइल ने ईरान की फुलटूस मदद कर दी इस युद्ध में। ठीक है भैया, युद्ध में मदद हो गई इजराइल की और इजराइल भी ईरान की मदद करता रहा। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने 1980 में इराक का जो नेता था उसने ईरान पर हमला किया, तभी 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन यानी कि इस्लामिक क्रांति हो गई। इस्लामिक क्रांति से यह हुआ कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने से इस्लाम जो है वो एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और उसका प्रमुख बन गए अयातुल्लाह खोमेनी। अयातुल्लाह खोमेनी का जो मोटिव था वो यूएसए के सपोर्ट में नहीं था और वो यूएसए के साथ जो है उनके संबंध अच्छे नहीं थे। जहां पर ईरान में पहले पहलवी वंश हुआ करता था जिसका मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हुआ करते थे, वहीं पर इस्लामिक क्रांति होने के बाद खोमेनी की सरकार ने इजराइल को भी मान्यता देने से मना कर दिया कि भैया यूएसए से मेरे अच्छे संबंध नहीं है, इजराइल भैया मेरे तेरे से भी अच्छे संबंध नहीं है यार। अब वो जय वीरू की भैया जोड़ी खत्म हो गई और इमली का बूटा और बेरी का पेड़ दोनों ने गाना गाना चालू कर दिया और दोनों बन गए सौदागर के भैया भाई। अब हुआ ये कि दोनों देशों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और दोनों ईरान जो है इजराइल और यूएसए के विरोध हो गया। खोमेनी ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और इजराइल नागरिकों के पासपोर्ट भी रद्द कर मारे। दूसरी तरफ तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल हुआ करती थी, वहां पे इजराइलों का जो दूतावास था उस दूतावास को भी बंद कर दिया और उन्हें फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को सौंप दिया। अब दुश्मनी बढ़ रही थी, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो रहे थे। विरोधी होते होते दोनों देश जो एक दूसरे के अभी तक मित्र थे अब विरोधी होने की कगार पे आ गए। 1979 तक आते आते ईरान में इस्लामिक क्रांति की वजह से राजशाही का अंत हो गया और ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी चालू हो गई। और इस तरह ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी चालू हो जाने की वजह से हुआ ये कि अब दोनों एक दूसरे के विरोधी होते चले गए और इस तरह एक ऐसी घटना ने जन्म दे दिया जो कि ईरान और इजराइल के एक पूरे संघर्ष को जन्म देने वाला था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल ईरान में कब से ये दुश्मनी चालू हुई? जब से राजशाही का अंत हो गया, यानी ईरान और उसके अस्तित्व को अब कड़ा विरोध करना पड़ा था क्योंकि ईरान अब ये चाहता था कि उसका अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब इजराइल विरोधी समूहों का समर्थन करे। और जो भी इजराइल के विरोधी हैं, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, ठीक है ना, सीरिया, ये सब विरोधी हैं, सबका समर्थन करो और पूरे एरिया में भैया इन सपोर्टरों को अपने सपोर्ट में लो और इजराइल को जो है बाहर कर दो। ईरान जो है वो पूर्व के सर्वोच्च नेता खुमैनी ने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी रुख अपना लिया और इजराइल के अवैध कब्जा जो भी उसने कब्जा कर रखा था 1967 के जो 6 दिवसीय युद्ध के कारण, जिसमें गाजा पट्टी पर, गोलन हाइट्स पर, वेस्ट बैंक पर, ठीक है, इन सबको उसने वापस लेने की वकालत करी और बोला भैया सब अपने अपने एरिया लो यार, कहां इजराइल ने कब्जा कर रखा है। और इजराइल इन खतरों को समझ गया था कि भैया ईरान जो है वो सारे गुटों को मिला रहा है और बरसती ईरान पर जो है वो इजराइल पर कब प्रेशर जलाना चाहता है। इसलिए इजराइल ने भी ईरान को साफ साफ कह दिया भैया कि यार देखो यार, तुम परमाणु जो है वो हथियार बना रहे हो और तुम्हारे जो भी वैज्ञानिक परमाणु बना रहे हैं या तो भैया उनको बोलो रोक दें, नहीं रोकोगे तो फिर हम आ जाते हैं अपने फॉर्म में। और इस तरह इजराइल ने अपनी एक खुफिया एजेंसी के द्वारा इनकी हत्या कराना चालू कर दी। अब ईरान दूसरी तरफ इजराइल के विरोधियों का गुट बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा, ठीक है, और इजराइल जो है उनके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर रहा। मामला एकदम गंभीर हो गया, ईरान और इजराइल दोनों जो है वो एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि घटना हम वहां से चालू करते हैं जब से अरब और इजराइल के बीच वॉर चालू हो गए। ठीक है भैया, पहला जब इजराइल का गठन हुआ 1948 में, तभी संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन करते हुए इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया
और 5 अरब देश ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ने सबके साथ संघर्ष किया और सबको बेचारे को प्यार से बिठाया और इजराइल ने गाजा पट्टी को छोड़कर जितने भी मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है उन सभी पर कंट्रोल कर दिया। अब बोला कि भैया अब बताओ तुम कौन कौन मार्केट में आएगा, तो बेचारे सबके सब शांत बैठ गए। 1956 में स्वेज संकट उत्पन्न हुआ और मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस, ब्रिटिश और इजराइल तीनों ने मिस्र पर हमला कर दिया, लेकिन नहर को वो कब्जे में नहीं कर पाए और बाद में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वजह से स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार बना रहा। ये भी युद्ध हो गया। 6 दिवसीय युद्ध हुआ 1967 में, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, और इसी युद्ध में पड़ोसियों के साथ इजराइल ने बम लड़ाइयां लड़ी और इसी में इजराइल ने मिस्र, सीरिया, उन सभी सेनाओं को पराजित करके इजराइल ने जॉर्डन को भी पराजित कर दिया। और इस युद्ध में इजराइल जो है उसकी जीत हुई और इजराइल की जीत हो जाने के कारण जो है उसने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पश्चिमी तट, यरूशलेम, इन सब पर अधिकार कर लिया। और देखते ही देखते पड़ोसी देशों के हाव भाव चेंज हो गए कि भैया यार ये तो बहुत पावरफुल हो गया यार यूएस के सपोर्ट से, और इसने तो भैया बहुत ज्यादा जो है एरिया छीन लिया। दूसरी तरफ योम किप्पुर का भी युद्ध हुआ। मिस्र और सीरिया जो है 1967 में इजराइल पर हमला किया। जब इजराइल पर हमला किया तो इस समय हुआ ये कि जब इजराइल पर हमला किया तो इस समय मिस्र और सीरिया जो है 1973 में इजराइल में जो है कई हफ्तों तक लड़ाई चलती रही। और इसमें मिस्र और सीरिया के साथ मिस्र ने इजराइल के साथ एक शांति समझौता कर लिया कि भैया एक काम करो यार, तुम मिस्र यार बार बार यार मेरे में मत आया करो, भैया एक काम करते हैं अपन 30 साल के लिए एक समझौता कर लेते हैं जिसके तहत हम दोनों आपस में उलझेंगे नहीं। मिस्र भी डेवलपमेंट चाहता था, इसलिए मिस्र ने भी इजराइल के साथ एक शांति समझौता कर लिया और इस तरह दोनों के बीच एक शांति समझौता स्थापित हो गया। 1918 में एक और वॉर हुआ, शेडो वॉर। ईरान की राजधानी और इजराइल के तेल अबीब दोनों के बीच हमले हुए, लेकिन किसी भी हमलों की जिम्मेदारी दोनों ने लेने से मना कर दी और दोनों शहरों के बीच सालों तक इस तरह का संघर्ष चलता रहा जिसमें दोनों आमने सामने नहीं आए, इसलिए इसको शैडो वॉर कहा गया। शैडो वॉर यानी कि छाया युद्ध, जिसमें दो इलाके मुख्य रूप से सामने आए थे, लेबनान और सीरिया के इलाके, लेकिन इनका सपोर्ट एक तरफ से ईरान ही कर रहा था। ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह को खूब समर्थन दिया, जिससे कि हिजबुल्लाह वो समूह बन गया जिसने लेबनान से इजराइल को निशाना बनाना चालू किया। और इसी समय हिजबुल्लाह नामक संगठन लेबनान से होता हुआ जो है वो इजराइल और सीरिया के कई हवाई क्षेत्रों पर हमला करने लगा। देखा जाए तो लेबनान का इस आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई धमाके किए, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन के रूप में स्थापित हो गया। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और सीरिया में उस देश के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन भी ईरान के लोगों को मिल गया और इस तरह इजराइल ने 1967 में युद्ध के बाद गोलन हाइट्स वाले क्षेत्र पर भी कब्जा जमा लिया और इस तरह इजराइल ने बहुत बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और उसके ठिकानों के बाहर से उसे निकाल दिया गया, जिसकी वजह से 1985 में इजराइल और लेबनान के वापस जो एरिया छीना था उसने वापस दे दिया और वापस आ गया। 2006 में लेबनान के साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया जिसमें कई महीनों तक दोनों की सेनाएं आपस में उलझी रही। आगे की कहानी को अगर हम समझें तो क्या कहानी हो रही है कि अब कहानी आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चालू हो चुका था। जो युद्ध कई युद्धों के साथ ही चालू हुआ था, लेकिन इसी समय अक्टूबर 2023 में हमास, जो कि फिलिस्तीन और मिस्र के ऐसे संगठनों से मिलकर बना हुआ था, उसने इजराइल के खिलाफ हमला कर दिया जिसमें 1200 लोग मारे गए और 240 लोगों को बंधक बना लिया गया। जब यह घोषणा की गई तो इजराइल इससे क्रोधित हो गया और इजराइल ने युद्ध की घोषणा करते हुए गाजा पट्टी पर हमले चालू कर दिए और फिर जमीनी आक्रमण करते हुए उससे गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्सों को समतल करते हुए वहां पर सभी लोगों को वहां से उजाड़ दिया और इस तरह इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो है बहुत ही हमले किए। दूसरी तरफ परमाणु हथियार जो है उससे भी अरब और इजराइल युद्ध चालू हो गया। इजराइल और ईरान के बीच संबंध तब और अधिक बिगड़ गए थे जब ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कोशिश करी और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान की परमाणु शक्ति देना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो इजराइल के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और मध्य पूर्व में कोई भी देश जो है इतना पावरफुल ना हो जाए और परमाणु हथियार का प्रयोग ना कर ले जिससे कि इजराइल के लिए खतरा पैदा हो जाए, इसलिए वो किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता था। दूसरी तरफ अगर देखें तो अरब इजराइल में 2008 में ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने
नातांज स्थित परमाणु प्लांट जो उनका ईरान में स्थित था, कहां पर स्थित है? ईरान में। वहां पे यूरेनियम का उत्पादन बनाने की घोषणा कर दी। और इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी देता नहीं है। यानी इजराइल ने परमाणु हथियार यूज किया है, लेकिन वो बताता नहीं है। और ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना कम है, लेकिन वो ऐसे हथियार बनाने की कोशिशों के आरोप उस पर लगातार लगते रहे हैं, जिससे वो हमेशा इनकार करता रहा है। 2012 में ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हो गई। और इस समय ईरान के प्रमुख वैज्ञानिक जो मोहसिन की हत्या कर दी गई, जिससे ईरान को एक गहरा धक्का लगा और ईरान ने साफ साफ कह दिया कि इसमें इजराइल का मुख्य रूप से पूरा रोल है और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद जो है उसी ने इनकी हत्या करवाई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और क्या है इनके विवादों का कारण, तो क्षेत्रीय वर्चस्वता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच दूसरे में क्षेत्रीय वर्चस्वता है, क्योंकि सऊदी अरब इस समय अरब कंट्रियों में सबसे मजबूत कंडीशन में है, लेकिन ईरान भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है और क्षेत्रीय स्थिति अपनी मजबूत करना चाहता है। और इस तरह ईरान पूरी दुनिया में संदेश देना चाहता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कोई और नहीं बल्कि ईरान है, जो कि लोगों को उनके अधिकार वापस दिलाने के लिए तत्पर है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का इजराइल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, जिससे ईरान पश्चिमी प्रभाव का जो है हमेशा विरोध करता रहा है और खास तौर पर 1979 में उससे यूएसए के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया और यूएसए के साथ इजराइल को भी अपना विरोधी बना लिया। ईरान इजराइल के बीच दुश्मनी अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए उसे मैदान में जो है हथियार उपलब्ध कराता रहा है। इसलिए ईरान अमेरिका को हमेशा एक नाम से पुकारता आया है और वो है शैतान। यह दुश्मनी का मुख्य आधार राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय मतभेद के साथ ही साथ और गहरे होते चले गए और ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ईरान इस्लामिक देश की अगर बात की जाए तो ईरान जो है वो एक इस्लामिक देश बन गया और अयातुल्ला अली खमेनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने, जिनका स्पष्ट रूप से ही कहना था कि ईरान जो है वो अपना इस्लामिक कानून के अनुसार शरीयत जो है उसी को मानेगा और ईरान अमेरिका और इजराइल का और उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों को भी वो रोक के रखेगा। इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति जो है वो और बढ़ चुकी थी। इस समय स्थिति जो है मिडिल एशिया की ओर खराब इसलिए होने वाली थी, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव जब इस एरिया में बढ़ा तो ईरान ने उसे रोकने का प्रयास किया और ईरान ने हमास का समर्थन किया। जब हमास का समर्थन किया तो यहीं से ईरान और उसकी दुश्मनी और बढ़ गई और इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए इस जंग में हिजबुल्ला भी बाद में आ गया और आधिकारिक रूप से ईरान की भी एंट्री हो गई। यानी इजराइल के विरुद्ध लेबनान का हिजबुल्ला, फिलिस्तीन और मिस्र का हमास और ईरान, इन सभी ने इसकी में एंट्री ले ली और ईरान के हिजबुल्ला चीफ जब हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई तो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें ताक दी और इजरायली सेना ने भी अपने आयरन डोम के द्वारा ईरान की मिसाइलों को भी रोकने का प्रयास किया। युद्ध की स्थिति बनती जा रही थी, ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे थे, बात और बढ़ जाती। लेकिन तभी इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध चालू हो गया था। 1980 से 1990 के बीच जो है ईरान ने अपनी इजराइल विरोधी नीति को स्पष्ट कर दिया और जितने भी उसके विरोधी थे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, हमास हो, होतिस हो, इन सभी आतंकवादी समूहों को इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उसने मदद देना चालू कर दी। 7 अक्टूबर 2023 को आंशिक रूप से ईरान द्वारा वित्तीय मदद प्राप्त करने वाला फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और पैरासूट के द्वारा नीचे उतरकर उन्होंने 1200 इजरायलियों को मार डाला और करीबन 200 लोगों को पकड़ लिया, जिससे कि इजराइल को वो झुकाया जा सके। लेकिन इजराइल के शहरों पर किए गए इस हमले में ईरान ने हमास को पूरी सहायता दी थी और इस तरह इजराइल ने लेबनान स्थित हिजबुल्लाह को भी तबाह कर दिया और इसका सीधा असर ईरान पर पड़ने लगा। ईरान हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन को संसाधन मुहैया कराता रहा था, इसलिए हिजबुल्लाह का कमजोर हो जाना ईरान के लिए खतरा पैदा कर रहा था। ईरान ने भी हालिया दिनों में संकेत दे दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम भी जोर शोर से चल रहा है, इसलिए इजराइल उसको सस्ते में ना ले। वो आने वाले समय में जो है वो पावरफुल हो जाएगा और जब उसके बाद परमाणु हथियार आ जाएंगे तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और इसी क्रम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ भी अब जंग का ऐलान कर दिया और इस तरह युद्ध चालू हो गया ईरान और इजराइल के बीच में 13 जून 2025 को। और वर्तमान में अभी जो है युद्ध चल रहा है और 13 जून 2025 को चालू हुए इस युद्ध ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान करने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह ईरान
के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में से पैदा हो रहे इस खतरे को भी खत्म करना इनका जो मोटिव था वो था। इजराइल ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व वालों को खत्म करना चालू किया और खुफिया एजेंसी मोसाद को लगा दिया परमाणुओं के निर्माण करने में जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी हत्या कर दी जाए। और इस तरह ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोनों से दागकर अपनी जवाबी कार्रवाई भी दी। जिनमें से कुछ देशों की एयर डिफेंस सिस्टम को भी उसने भेद डाला। ईरान ने कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन ईरान और इजराइल ये मानते हैं कि परमाणु कार्यक्रम जो बनाया जा रहा है वो ईरान उसके लिए बना रहा है, इसलिए इजराइल इस परमाणु कार्यक्रमों के अस्तित्व पर अपना खतरा समझता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाए और इसके लिए उसका सैन्य अभियान उस पर अटैक करना जरूरी है। ट्रंप ने इजरायली नेताओं को तर्क दिया कि वो जल्दी से परमाणु हथियार जो है बना सकता है, तो जिससे कि एक असन्न खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि भैया ईरान को जल्दी से जल्दी रोका जाए और यह देखा जाए कि भैया ईरान कहीं परमाणु बम संपन्न देश ना बन जाए। इसलिए ईरान की मिसाइलों में क्लस्टर बम जो है वो फोड़े गए। जब 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया गया और ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम जो था वो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था। और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो एक ऑपरेशन चलाया गया 13 जून 2025 को, जिसके तहत ईरान और इजराइल वॉर चालू हो गया। इसी जवाब का बदला देने के लिए ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली और ईरान ने भी अपने 19 जून को कार्रवाई करना चालू की और ईरान ने भी इजराइल पर हमले कर दिए। इसके लिए उसने क्लस्टर बम का प्रयोग किया। क्लस्टर बम जो है वो इजरायलियों के अस्पताल पर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए चलाए गए। क्लस्टर बम की खासियत ये होती है कि ये वारहेड होते हैं जो कि हवा में ही फट जाते हैं और नीचे जो है वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। जब ये ऊंचाई पर जाते हैं तो 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फटकर ये 16 किलोमीटर के दायरे को भी कवर कर लेते हैं और इस तरह ये आसमान में फटकर कई दूर के इलाकों तक भी ये फैल जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान पर अब बंकर बस्टिंग बम भी गिरा दिए हैं। बंकर बस्टिंग बम यानी कि 21 जून को अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइटों पर भी हमला कर दिया है। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान ने फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक कर दी और इस तरह अमेरिका का 21 जून को जो है इस युद्ध में प्रवेश हो गया और अमेरिका ने फोर्डो पर हमला करते हुए B2 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया, जिसके तहत 200 फीट की गहराई तक जितने भी बंकर बने हुए थे उन सभी बंकरों पर हमला कर देगा B2 जो होता है वो बेसिकली अंदर गहराई तक हमला करने के लिए करा जाता है, जो कि 200 फीट की गहराई तक बने हुए बंकरों को भी नष्ट कर देता है। और इस तरह अमेरिका जो है वो B2 स्टील्थ बम्पर का प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे बम वर्षक गिराएगा जो कि किले बंद किए गए स्थानों को भी तोड़ देगा, जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर हथियारों को लेकर जाएगा। और इस तरह अमेरिकन स्टील्थ बम पर 30,000 पाउंड वजनी ये बंकर बस्टिंग बम जो जमीन से टकराएंगे और अंदर बने हुए ईरानी परमाणु केंद्रों को भी ये नष्ट कर देगा। इस बम्पर बम को चलाया जाएगा GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के द्वारा में भी जाना जाएगा, जो कि इस मिसाइल के द्वारा दागे जाएंगे। दूसरी तरफ इसकी जमीन के भीतर लक्ष्य को भेदने में और विस्फोट करने में है और इस तरह ईरान के फोदो, इम्फहान और नताज जैसे परमाणु जो केंद्र हैं उन पर भी हमला कर दिया है अमेरिका ने। और युद्ध जो इजराइल और ईरान के बीच में प्रारंभ हुआ था उसमें अब अमेरिका भी प्रवेश कर चुका है। अब ईरान के सामने स्थिति क्या है? ईरान के सामने जो स्थिति है वो ये कि ईरान अमेरिका के हमले के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करे और इस तरह उसने बीती रात कतर पर भी हमला कर दिया और जहां पर अमेरिका का सैन्य ठिकाने थे। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? इजराइल पर भी हमले तेज हो जाएंगे ईरान के और इजराइल ईरान के सैन्य ताकत जो रीढ़ इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉप्स है उसके भी हमले चालू हो जाएंगे। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? ईरान हमले के जवाब में उसके कथित प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह और हमास भी इजराइल पर हमला कर देंगे। पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ जाएगा क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। साथ ही ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही भी लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमला कर सकते हैं, जिससे पूरा व्यापार वर्ल्ड में ठप पड़ जाएगा, क्योंकि चीन, भारत और जापान और साउथ कोरिया ये सब के सब ईरान के तेल पर ही डिपेंड है और इनकी बहुत सारा तेल की सप्लाई ईरान से ही होती है। इसके अलावा
रूस और चीन ने हाल में ही ईरान और इजराइल को एक दूसरे पर हमले बंद करने की अपील कही है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो दोनों ईरान का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह एक प्रकार की वर्ल्ड वॉर की स्थिति यहाँ पर तैनात हो गई है। और इस वर्ल्ड वॉर की स्थिति में अब देखा जाए तो आगे क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो ईरान और इजराइल के बीच कौन कितनी पावरफुल ताकत के साथ है, इसको हम लोग अंदाजा लगाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में अगर मिलिट्री देशों में बात की जाए तो ईरान 40 नंबर पर आता है। वहीं पे इजराइल 17 नंबर पर आता है मिलिट्री ताकत, क्योंकि जमीनी लड़ाई की बात हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच 2100 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि जमीनी लड़ाई नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों से ही लड़ाई हो सकती है। रक्षा बजट की बात करते हैं तो बजट जो है वो ईरान की तुलना में इजराइल का 7 गुना बड़ा है। 2022-23 में ईरान का रक्षा बजट जहां पे 7.4 अरब डॉलर था, वहीं पर इजराइल का रक्षा बजट 19 अरब डॉलर है। इजराइल के पास हमला करने के लिए लगभग 340 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास F-16 विमान भी है जो कि लंबी दूरी की मार क्षमता रखता है। इजराइल के पास छिपकर वार करने वाला F-35 लड़ाकू विमान है जो कि रडार को भी चकमा दे सकता है। और इसके अलावा तेज हमला करने वाले हेलीकॉप्टर भी इजराइल के पास उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल का पलड़ा भारी दिख रहा है। ईरान के पास अगर हम बात करते हैं तो ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान है, जिनके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान ज्यादा हैं, जिसमें F-4S, F-5S और F-14S जैसे विमान हैं, जिन्हें की टॉप गन मूवी में भी दिखाया गया था। इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी जो है उसका आयरन डोम है, जो कि लोहे का गुंबद की तरह एक एरो सिस्टम है जो किसी भी प्रकार की मिसाइल को रोक सकता है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि एक लंबी दूरी की मारक क्षमता रखते हैं। ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, जबकि उसके पास 220 जहाज हैं। वहीं इजराइल के पास जहाजों की संख्या 60 है, क्योंकि नौसेना इतनी पावरफुल नहीं है इजराइल की। साइबर हमले की बात की जाए तो ईरान जो है उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी इजराइल के मुकाबले इतनी विकसित नहीं है। इजराइल की सेना पर अगर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को ज्यादा बढ़त मिल सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि साइबर अटैक जो है इजराइल का मजबूत है। ईरान की आबादी जहां पर 89 मिलियन है, वहीं पर इजराइल की आबादी 10 मिलियन से लगभग 10 गुना ही जो है अधिक है। ईरान की पॉपुलेशन इजराइल सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या भी 6 गुना अधिक है। तो देखा जाए तो इस समय ईरान में सेनाओं की संख्या ज्यादा है। ईरान की सेना में जब 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, वहीं पर इजराइल की सेना में 1,70,000 सैनिक हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार को इस युद्ध में क्या होगा? अगर ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिकी हमले के बाद भारत के पास जो सबसे महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न होगा वो होगा हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद हो जाना। वैश्विक तेल आपूर्ति का संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिससे भारत सरकार जो कि तेल का उत्पादन करता है वो तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। जल मार्ग जो विश्व में तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन माना जाता है, उसके माध्यम से लगभग 20 से 30% कच्चा मेल और गैस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत 85% तेल की आवश्यकताओं के लिए इसी आयात पर निर्भर रहता है। हॉर्मुज स्टेट की बात करते हैं तो ये ईरान है, और ईरान में यहाँ पर ओमान और ईरान के बीच में यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि है। यहीं पर छोटे छोटे आइलैंड भी बने हुए हैं जो कि यहाँ पर फारस की खाड़ी में जाते हैं, और यहीं से भारत जो है अपनी सप्लाई करता है तेल की, जो है यहाँ से ईरान से होता हुआ भारत की ओर जाता है, यानी कि ईरान जो है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हॉर्मुज जल संधि के द्वारा पूरे भारत के अलावा चाइना और जापान को भी तेल की सप्लाई होती है। अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो ओमान और ईरान के बीच में स्थित हॉर्मुज जल डमरू है, जो पूरी तरह से दुनिया का सबसे व्यस्त और स्ट्रेटेजिक ऑयल ट्रांसपोर्टेशन मार्गों के रूट में से एक है। इसी मार्ग से सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने क्रूड ऑयल निर्यात किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो भारत में रोजाना अगर देखा जाए तो 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, और लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल इसी मार्ग से आता है। अगर देखा जाए तो ईरान की संसद ने 22 जून 2025 को घोषणा कर दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने कर देगा, और इसके लिए प्रस्ताव भी लेकर आ गया है, जिसे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है वो अंतिम फैसले लेने के बाद इसे बंद भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो तेल की कीमतों में तेजी आ गई है, और ब्रेड क्रूड ऑयल जो है उसमें प्रति दाम जो है बैरल की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और भारत के लिए तेल की अगर सप्लाई नहीं हुई तो भारत भी इस समस्या से उलझ जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उपजाऊ के लिए।
हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाने पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होगी, जिससे कि भारत का आयात बिल भी बढ़ जाएगा, कीमतों से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और रुपए की कीमत भी प्रभावित होगी। भारत के पास अभी फिलहाल कई हफ्तों का स्टॉक है। कंपनी कहती है कि 25 दिनों तक उन्होंने स्टॉक रखा है अपने पास। भारत अपने तेल आयात स्रोतों को बढ़ा रहा है, जिसके तहत वो 27 देशों से बढ़ाकर अब 40 देश हो गए हैं, जिनसे वो तेल सप्लाई खरीदेगा, तेल खरीदेगा। इतना ही नहीं, भारत अपने घरेलू तेल उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और अंडमान में ऐसी ही तेल इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, जिसके तहत अंडमान में भी तेल खोजे जा सकते हैं। इसके अलावा वो वैकल्पिक ईंधनों का भी प्रयोग कर रहा है, जिससे तेल की समस्याओं से बचा जा सके और ईरान पर निर्भरता भारत की कम हो जाए, क्योंकि अगर ईरान ने हॉर्मुज जल संधि बंद कर दी तो भारत के लिए एक संकट पैदा हो जाएगा। इसराइल के और ईरान के पास कौन मिसाइलें हैं, जैसे हम देख लेते हैं। इसराइल की मिसाइलें कौन सी हैं? जेरिको 3 है, स्पाइक है, जेबीयू 39B है। ईरान के पास जो है फतह 1 है, फतह 2 है, खोरम शहर 4 है। इसके अलावा इमाद है, कद्र है, कासिम बासिर है। ड्रोन की बात करें तो शाहिद, असर और गाजा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय जो है इजराइल और ईरान जो हैं वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और दुश्मन बनने के बाद कहानी अब क्या मोड़ लेती है, क्या ईरान सीज फायर करेगा, क्या इजराइल सीज फायर करेगा, तो आइए हम इसको देखेंगे कि आने वाले समय का घटनाक्रम क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने ये बात करी कि आखिर इजराइल जो है वो कैसा देश बना, इजराइल बनने के बाद कैसे पड़ोसी देशों के साथ उसका विवाद हुआ, किस तरीके से कौन कौन से युद्ध लड़े गए, वर्तमान में किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चालू हुआ उसमें ईरान की कैसे एंट्री हुई और फिर यूएसए ने कैसे इसमें कदम रखा। तो ऐसे ही मुद्दों पर उड़ान अकेडमी हमेशा आपके साथ जो है इस तरीके के मुद्दे लेती आएगी और आपको जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके, यही हमारी प्रतिज्ञा है और यही हमारा जो है विश्वास आप लोगों के साथ बना रहे, इसी की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।